रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको ओस्टियोपोरोसिस के बारे में बताना है। ओस्टियोपोरोसिस जिसे आम ज़बान में कहा जाता है हड्डियों का भुरभुरापन, या ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाती हैं। ओस्टियो का जो मतलब अगर हम देखें, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी या बोन। ओस्टियो अंग्रेजी का लफ्ज़, इसका मतलब है बोन। पोरोसिस का मतलब है पोर्स वाली जगह चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें सुराख हो जाए। ओस्टियोपोरोसिस का अगर आम ज़बान में हम देखें कि हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। हड्डियों का कमज़ोर होती कैसे हैं? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं अगर हड्डियों की बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाए। हड्डियों की जो मिनरल डेंसिटी होती है, कैल्शियम फास्फेट वगैरह, अगर वो कम हो जाएँ तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और कमज़ोर होने की जो रीज़न्स हैं औरतों के अंदर, तो ये होता है कि 40 साल या 45 साल की उम्र में जब मेंसेस आना बंद हो जाती हैं, या जिसको हम मीनोपॉज़ कहते हैं, उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह मर्दों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाए तो हार्मोनल लेवल की कमी की वजह से बोन्स के अंदर जो मिनरल डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फैक्टर वो ये है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो, सारा दिन बंदा बैठा रहे, सिटिंग करे, गाड़ी पे सफ़र करे और कोई भी एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, साइकिलिंग वगैरह वो बिल्कुल ना करे, तो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। आमतौर पर समझा ये जाता है जैसे जो हड्डी है या बोन है ये नॉन लिविंग चीज़ है। ये नॉन लिविंग चीज़ नहीं है, ये लिविंग चीज़ है। इसके जो सेल्स होते हैं मुसलसल बन भी रहे होते हैं और उसी तरह वो टूट भी रहे होते हैं। हड्डी के अंदर हड्डी का बनना और टूटना का मतलब ये नहीं कि हड्डी टूट जाती है। हड्डी के जो सेल हैं उसके अंदर डिपॉजिट भी हो रहे हैं और उसी तरह कुछ सेल जो है हड्डी से निकल भी रहे होते हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस में ये होता है जो हड्डी के सेल, जो बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं, जो उनका जो काम होता है वो स्लो हो जाता है। इस तरह बोन को जो डिज़ाल्व करने वाले सेल्स होते हैं उनका काम तेज़ हो जाता है, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर और पतली भी हो जाती हैं। तो हड्डी के ऊपर ना जब तक मसल्स की पावर लगती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है, बंदा एक्टिव रहता है, तो हड्डी क्या रहती है, मजबूत रहती है। तो ओस्टियोपोरोसिस को आम बीमारी नहीं समझना चाहिए, ये एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो जाती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर देखे गए हैं वो हिप के फ्रैक्चर हो जाते हैं। मरीज़ को पता भी नहीं होता मैं ओस्टियोपोरोसिस का शिकार हूँ। ओस्टियोपोरोसिस के बंदे में आमतौर पर बैलेंस का मसला भी हो जाता है। बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से मरीज़ गिर जाता है और गिरने की वजह से हिप का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है जो हो जाता है। ये मेल में भी काफ़ी ज़्यादा हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, फीमेल के अंदर भी हो जाता है। तो ये हिप का जो फ्रैक्चर होता है ये थोड़ा सा गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है, या बाज़ दफ़ा वेट उठाते हुए स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है। तो स्पाइन का फ्रैक्चर ये जानलेवा भी हो सकता है अगर सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर हो। इवन के बाज़ दफ़ा सर्वाइकल स्पाइन ये वाले एरिया के ऊपर बाज़ दफ़ा पट्टी करते हुए भी फ्रैक्चर हो सकता है, थोड़ा सा दबाते हुए भी फ्रैक्चर हो सकता है। इतनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और इसका इश्यू ये है कि इसके लिए टेस्ट जो है वो एक ही है, आम एक्सरे में पता नहीं चलता। इसके लिए डेक्सा स्कैन एक्सरे होता है, डुअल एनर्जी वाला, वो करवाना पड़ता है। उस एक्सरे में बोन की डेंसिटी का पता चल जाता है। अगर बोन की डेंसिटी थोड़ी कम हो तो उसको हम ओस्टियोपिनिया कहते हैं, उसको ओस्टियोपोरोसिस नहीं कहेंगे। उस बंदे को रेडियोलॉजिस्ट ये बताएगा कि आप इस वक्त ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क में हैं, आपने एहतियात करनी है। ओस्टियोपोरोसिस का अगर डायग्नोस जल्दी हो जाए तो उसका फ़ायदा ये होगा, इतने ज़्यादा फ्रैक्चर। अब यहाँ पे बोले एक राइटर लिखता है कि ओस्टियोपोरोसिस बहुत ही महंगी बीमारी है। कॉस्टली डिजीज़ क्यों है? ओस्टियोपोरोसिस कॉस्टली इसलिए कि ओस्टियोपोरोसिस की वजह से दुनिया में मिलियंस की तादाद में फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर भी थोड़ी सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका एक मुल्क की इकानमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और वर्क प्लेस से भी अब्सेंट होना पड़ता है, छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, तो कंपनी को भी मुख्तलिफ लॉस हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा की जाए। स्क्रीनिंग किन लोगों की होनी चाहिए? एशिया के रहने वाले जो लोग हैं ख़ास तौर पे, और अमेरिकन वाइट जो हैं उनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
उनमें ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क सबसे ज़्यादा है, जबकि ब्लैक पीपल जो है उनमें ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता है। और ये जो इसकी रीज़न है ना, ये इडियोपैथिक है कि ब्लैक में क्यों कम है और वाइट के अंदर क्यों ज़्यादा है, ये इडियोपैथिक है। इसकी अभी काज क्या है अननोन है। स्क्रीनिंग में हमने क्या देखना है, एक अगर अमेरिकन वाइट है तो उसकी और एशियन जो वाइट हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग के अंदर हमने उनके डेक्सा स्कैन करवाने हैं। और फीमेल जेंडर जो है, फीमेल में ओस्टियोपोरोसिस मेल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। फीमेल जिनकी एज 40 या 45 से ज़्यादा है और उनमें अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो वो ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क में है। अब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 200 मिलियन की तादाद में लोग ओस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं। तो उसकी प्रॉपर गवर्नमेंट WHO इसके ऊपर काफ़ी कम काम कर रही है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर डेक्सा स्कैन भी सेट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉपर कोई भी स्क्रीनिंग और इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे हॉस्पिटल में डेक्सा स्कैन अवेलेबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम अंदाजे के तौर पर, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा थोड़ी सी चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है तो ये इंडिकेशन है ओस्टियोपोरोसिस की। इसलिए बाद में अगर किसी फैमिली का कोई बुज़ुर्ग गिर जाता है किसी थोड़ी सी चोट की वजह से या थोड़ा सा वज़न उठाते हुए कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उन लोगों को ये एहतियात करनी चाहिए कि बाकी जो उनके फैमिली के एजड पीपल हैं उनमें काफ़ी एहतियात करनी चाहिए। वाशरूम की जो जगह हो वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि वो फ्रैक्चर के रिस्क में हैं। और यहाँ पे ये है कि एहतियात भी हम करें, एहतियात के साथ साथ जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं, एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं वो भी हमारी बोन्स को मजबूत करती हैं। एक्सरसाइजेज़ में क्या होती है कि एक्सरसाइज तमाम मसल की करनी है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बाइसेप की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बाइसेप का जो मसल होता है जो हड्डी के ऊपर जब खिंचाव डालता है वहाँ पे हड्डी मजबूत हो जाती है। इसलिए ओस्टियोपोरोसिस में अगर हड्डियों को मजबूत करना है पूरी बॉडी के मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक एक्सरसाइज तो ये है कि जनरल हमने वॉक करनी है, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज में कहते हैं। अगर साइकिलिंग कर सकता है, एज कम है, साइकिलिंग कर सकता है या कर सकती है तो साइकिलिंग भी करे, ये एरोबिक में आएगा। इसके अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी है। स्विमिंग इसके लिए बहुत अच्छी नहीं है, स्विमिंग के बजाय वॉक की जाए, साइकिलिंग की जाए। और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि चेयर के ऊपर सिट एंड स्टैंड करना है। चेयर के ऊपर क्या करना है, सिट एंड स्टैंड करना है, चेयर की सपोर्ट लेके। और तीसरी एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि चेयर के पीछे खड़े हो जाना है और अपना जो पूरा वेट है वो हील्स के ऊपर देना है और थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर आराम से हील आपने ज़मीन पे रख देनी है। ये आपने बाईलेटरल करनी है, दोनों लेग्स पे वेट देना है। एक और एक्सरसाइज जो इसमें करनी है वो ये है कि एक लेग रेज कर लेनी है और चेयर की सपोर्ट ले लेनी है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है और फिर आराम से एक दूसरी लेग उठा लेनी है। ये बारी बारी दोनों लेग पे वेट डालना है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जब थोड़ा सा बैलेंस डेवलप हो जाए फिर सिर्फ सिंगल लेग पे वेट देना है और एक लेग आपने उठा लेनी है। ये क्या आपकी बैलेंस ट्रेनिंग है। इसके अलावा जो एक और एक्सरसाइज है चौथे नंबर पे आती है वो है टेंडम वॉक। टेंडम वॉक में ये है कि आपने अपने घर में एक लाइन लगानी है और जब वॉक करनी है तो जो आपके फीट हैं, तो जिसको कैट वॉक भी आप टीवी में देखते रहते हैं, जो कैट वॉक होती है वो एक सीधी लाइन में आपने वॉक करनी है, ये वॉक करनी है। और इसके अलावा पार्शल स्क्वाट्स जो होती है एक्सरसाइज होती हैं जो दीवार के साथ आपने करनी, दीवार की सपोर्ट लेके अपनी बॉडी को हल्का हल्का नीचे करना है, फिर उस बॉडी को हल्का हल्का ऊपर कर लेना है। और एंड में जो एक्सरसाइज आती है वो आती है फॉरवर्ड रीचिंग। आपने किसी चीज़ के साथ या दीवार के साथ भी खड़े हो सकते, थोड़ा सा दूर खड़े होके अपने दोनों हाथ वो दीवार की तरफ लेके जाने हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में एहतियात ये करनी है, अगर एज बहुत ज़्यादा है तो ये आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये करें लेकिन थोड़े लेवल पे करें। आप फॉरवर्ड रीच कम करें, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया।